नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की, तो यास तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अगले कुछ घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान लगाया गया है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। फुले मरगूब, यास तूफान को लेकर किस तरह से हाई अलर्ट जारी किया है, क्या है ताजा अपडेट? देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है कि पूरे बिहार में, माने कि अमूमन बिहार के सभी जिलों में, उसमें पटना भी शामिल है, 30 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इसका सीधा मतलब है कि तूफान का असर अब ज्यादा स्पीड होगा और शाम में 6 बजे कैमूर के रास्ते से ये तूफान बिहार में प्रवेश करेगा। लेकिन उससे पहले ही हम आपको बता दें कि अभी जो हमने अपने दर्शकों को एक वीडियो अभी हम दिखाने जा रहे हैं कि गंगा किनारे तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई है। माने पेड़े बिल्कुल झुक रही हैं, इतनी तेज हवाएं हैं कि टहनियां उसकी टूट करके नीचे गिर रही हैं। गंगा में हल्की लहरें शुरू हो गई है। तो ये शुरुआती है, ये रुझान है कि तूफान धीरे धीरे बिहार में प्रवेश कर रहा है। और निश्चित तौर पर शाम के बाद हालात क्या होंगे यह कह पाना करिश्मा बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि मौसम विभाग ने जब ये कहा है कि 30 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से पूरे बिहार में हवाएं चलेंगी, तो इसका मतलब है कि ये स्पीड ज्यादा भी हो सकती है, कम नहीं हो सकती है। तो बिल्कुल अलर्ट रहने की जरूरत है। कह सकते खुले मैदान में लोग ना जाएं, किसानों को कहा जाए खुले मैदान में ना जाएं। और शाम के बाद स्थिति देखी जा सकती क्या होगा, क्या बहुत तेज हवाएं होगी, आंधी तूफान किस तरह से होगा, वज्रपात क्या होगा, नहीं होगा, ये कह पाना मुश्किल। लेकिन जो हमारे कई संवाददाताओं से हमारी बातचीत हुई है बिहार में, उनका कहना है कि खेतों में किसान नहीं है, लोग अपने अपने घरों के बाहर नहीं हैं, लोग घरों के अंदर हैं, बाजार बिल्कुल बंद है, बाजार सन्नाटा है। क्योंकि अब तो एक तो कोरोना संक्रमण, ऊपर से लॉकडाउन। अगर कोरोना संक्रमण लॉकडाउन नहीं रहता तो निश्चित तौर पर इस तरह के हालात नहीं रहते। लेकिन कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के कारण हालात बिल्कुल बहुत हद तक कह सकते हैं कि इस परिस्थिति में समान है कि लोग अपने घरों के अंदर हैं। तो फिलहाल 6 बजे शाम के बाद हालात देखने होंगे, क्या हालात बनते हैं, कितनी स्पीड में तूफान का स्पीड क्या होता है, हवाएं कितनी चलती है। लेकिन कहीं ना कहीं अलर्ट रहने की जरूरत है। और गंगा किनारे इसका असर दिखना शुरू हो गया है। बिल्कुल तेज हवाओं के साथ टहनियां टूट के गिर रही है पेड़ों की। बिल्कुल पेड़ कह सकते हैं कि गंगा में लहरें उठनी शुरू हो गई है। तो कहा यही जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि लापरवाही, गंगा में नाव का परिचालन हो रहा है। अब आप समझिए प्रशासन कहाँ है, नाव का परिचालन बंद है पूरे गंगा में, पूरे नदियों, पूरे यूपी में, बिहार गंगा में बंद है, झारखंड में बंद है, लेकिन गंगा में नाव का परिचालन हो रहा है। निश्चित तौर पर इस पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है और कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर तत्काल कार्रवाई की भी जरूरत है। तो देखना होगा कि शाम के बाद यास तूफान किस तरीके से बिहार में प्रभाव दे पाता है, किस तरीके से उसका प्रभाव होता है और क्या निश्चित तौर पर इसकी स्पीड क्या हो पाती है, इसी पर निर्भर है ये कितना प्रभावकारी हो पाएगा। जी बिल्कुल, तो अगले कुछ घंटों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, बारिश का अनुमान लगाया गया है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार में बीते 24 घंटे में बुधवार को कोरोना संक्रमण के कुल 2603 नए मामले सामने आए हैं। यह लॉकडाउन लगाए जाने के बाद अब तक का सबसे कम मामला है और यह आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग को राहत देने वाला है। वहीं बिहार में एक्टिव केस की संख्या भी लगातार गिरावट देखी जा रही। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल 6641 लोग इस बीमारी से स्वस्थ हुए हैं। अब बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या सिर्फ 30,992 है। बिहार के 29 वैसे जिले हैं जहां से बुधवार को 100 से भी कम मरीज मिले और 9 जिलों में ही 100 से अधिक नए संक्रमित मिले हैं। वहीं बिहार में कोरोना संक्रमण दर 2% से नीचे आ गया है। स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ी और एक्टिव केस लगातार घट रही है। वहीं संक्रमण से मौत का सिलसिला अब तक जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण ने और 99 लोगों की जान छीन ली है। विगत 1.5 वर्ष में प्रदेश में कोरोना से 4845 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। बात झारखंड की, तो झारखंड में कोरोना संक्रमण लगातार कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा। लगभग 25 दिनों पहले राज्य में एक दिन में
159 संक्रमितों की मौत हो रही थी, जो घटकर अब 20 से नीचे रह गई है। और साथ ही एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 5000 से अधिक हुआ करता था, जो आज घटकर 1000 से नीचे रह गया है। झारखंड में नए कोरोना संक्रमितों की अपेक्षा संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा, जिससे राज्य में कोरोना एक्टिव केस 14,196 रह गया है। वहीं राज्य में बीते 24 घंटे में 977 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 2403 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 19 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई है, जिसमें अकेले रांची से 7 मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में इस समय कुल एक्टिव केस 14,196 है। आरजेडी ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। आरजेडी नेता और पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 100 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन सब बंद पड़े हैं। सरकार से उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर इन स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाली दवाइयां, उपकरण कहां जा रहे हैं। आरजेडी नेता ने इशारों में सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है। जितनी संख्या में बिहार में दम तोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है स्वास्थ्य उपकेंद्र या अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्र, 1000 से कम नहीं है, ज्यादा है। अब बताइए कि वो भवन निर्माण के नाम पर रख रखाव के पैसे कहां जा रहे हैं जब बंद है, कागजों पर संचालित है तब। कागज पर संचालित है, बंद है, तो मेडिकल उपकरण के पैसे कहां जा रहे हैं? कौन लोग वहां पदस्थापित, उसके पैसे कौन भुगतान कर रहा है? दवा सुइया कहां जा रहा है? सालों साल इस तरह के खेल हो रहे हैं, संगठित भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। ये पूरा मामला कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की मांग करता है, और हम सीबीआई जांच की मांग करना चाहते हैं कि सीबीआई जांच। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद पप्पू यादव की रिहाई को लेकर पटना की सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए और इस पोस्टर में पप्पू यादव को रिहा करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी मधेपुरा के एक पुराने केस में हुई है। फिलहाल पप्पू यादव डीएमसीएच में इलाजरत हैं और पुलिस के संरक्षण में है। पोस्टर में पप्पू यादव के फोटो को दिखाया गया है और इसमें पप्पू यादव की रिहाई को लेकर सरकार से अपील की गई है। भागलपुर में लॉकडाउन अनुपालन कराने को लेकर आईपीएस अधिकारी पूरन झा बाइक से सिविल ड्रेस में निकले। नतीजा ये हुआ कि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर लहराना पड़ा और अपने ही शागिर्दों को बताना पड़ा कि मैं सिटी एसपी आईपीएस पूरन झा हूं। तब जाकर गश्ती और ड्यूटी में सुस्त पड़े जवान ने साहब को सलाम करने लगे। दरअसल सिटी एसपी आईपीएस पूरन झा वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा 26 मई से 1 जून तक पूरे प्रदेश में लगाए गए लॉकडाउन का अनुपालन पुलिस कर्मियों के द्वारा किस तरह कराया जा रहा, इसको देखने सिविल ड्रेस में मोटरसाइकिल पर अपने एक सहयोगी के साथ सवार होकर निकल गए। जिसके बाद भागलपुर के मनाली चौक पर उन्होंने पुलिस कर्मियों को आराम फरमाते देखा, जिससे उनका पारा आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस बल के जवानों को जमकर फटकार लगाते हुए उन्हें अपना कर्तव्य बोध कराया। उसके बाद आईपीएस अधिकारी भागलपुर शहरी क्षेत्र के अलग अलग मोहल्ले में लॉकडाउन की स्थिति जानने पहुंचे। पता है किससे बात कर रहा है? बताओ, एसपी पूरन झा बोल रहा हूँ। हाँ, अब कर आर्ग्यूमेंट कर क्या रहा है यहाँ पर बैठ करके? तुम्हें यार लूट हुई है। अरे तो तूने किया क्या? किसी गाड़ी को चेक किया? ट्रैफिक किसको भी बिठा रखा है क्या? कितने दिन में नौकरी के? अभी गया दूसरा मोबाइल बोला, तुरंत गया सर मोबाइल। अरे कोई गया नहीं क्या वो नहीं पूछ रहा हूँ, तो तू क्या कर रहा है यहाँ पर? ट्रैफिक में तो चेक नहीं करेगा? नेम प्लेट का है, स्टार का है, यूनिफॉर्म कोड ही पूरा भूल गया है। पैसा मिलता है कि नहीं मिलता वर्दी का? वर्दी पहनने में शर्म आ रहा है तुम लोगों को? और तुम्हें वहां बैठ के मोबाइल चलाना जरूरी है।
तो मैं भी दूंगा आप कर दो ट्रैक्टर की गाड़ी चला मुहम्मद कुमारी वहीं जाओ कैसे थे रिपोर्ट तो देख मैं वैसे भी करूंगा मेरे रिपोर्ट में भी तू सस्पेंड हो जाएगा जानता है ना इतना तो बैठ वहां कैसे साहब जो आदेश दे रहा इतना गोपालगंज में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में बहस हो गई और इस बहस के दौरान पड़ोसी ने ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक युवक को हाथ में गोली लगी जबकि दूसरा युवक बाल बाल बच गया। पीड़ित युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना माजागढ़ थाना क्षेत्र के कोयनी गांव की है। पीड़ित अरशद अली ने कहा कि वह अपने जमीन पर एक रूम बनवा कर रह रहे और इसी रूम के बगल में नाला निकालने को लेकर पड़ोसी से विवाद हुआ था, जिस पर पड़ोसी ने घर के बाहर खड़े शख्स के ऊपर गोली चला दी। गोली उनके हाथ में लगी, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़ित के भाई नसीम अहमद ने कहा कि वे भी बीच बचाव में जब आए तो गोली उनके सीने पर मारी गई, लेकिन वे बच गए और गोली उनके सीने को छूकर निकल गई। इससे पूरे मामले में कुख्यात अपराधी ढडुआ और उसके भाई पर गोलीबारी करने का आरोप लगा है। मांझगढ़ पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। पहले इन्हें गोली मार दिया था, फिर हम लोगों ने पहुंचा और छुड़ाने की कोशिश की तो फिर 2-3 राउंड फायरिंग किया, जिसमें कि गोली यहाँ से होकर निकली है। देखिए ये सीधे सीने में ही लगती है और मैं इस समय खड़ा नहीं रहता। मैं अपना रूम बनाए हैं, उसके बाद बगल का आदमी उसमें नाली निकाल रहा है, भडुआ का भाई। तो वो आकर बोला कि ये तो सब मेरा है। हम बोले तुम नापी करा लो, तुम्हारा हो तो निकाल लो। तो कह रहा है रंगदारी मत बतिया। हम बोले रंगदार तो तुम हो। तब तक पिस्टल निकाला, मार दिया। उसका एक छोटा भाई है, वो एक पिस्टल लिया था, उसकी बीवी थी, वो ईंटा पत्थर चला रही थी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चक्रवाती तूफान यास का असर झारखंड में भी दिख रहा है। लगातार बारिश हो रही, राजधानी रांची में भी लगातार बारिश हो रही। बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसको देखते हुए रांची के मेयर आशा लकड़ा सड़कों पर निकले और कई जगहों का निरीक्षण किया है। तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट ने क्या किया है वो भी देखना है, क्योंकि निगम अपनी तैयारी के साथ में है और हमारा आदमी काम कर रहे हैं। देखिए रांची में बारिश तो झमाझम है, तूफान का तो असर पड़ा है, कई जगह पेड़ गिरे हैं। हाँ, लेकिन अभी तेज हवा नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा आराम है। लेकिन जो बारिश है, बारिश ने सबको तबाह करके रखा। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। संदीप, एक तरफ चक्रवाती तूफान यास का असर पूरे झारखंड में दिख रहा, लगातार बारिशें हो रही है अगर राजधानी रांची की बात की जाए तो, लेकिन इस बीच बारिश की वजह से कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। इसको लेकर किस तरह के विशेष व्यवस्थाएं की गई है नगर निगम की तरफ से, क्या कुछ कहना है मेयर आशा लकड़ा का? रांची में भी कह सकते हैं लगातार बारिश हो रही है। यही वजह है कि कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। आपको दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम रांची के अरगोड़ा चौक स्थित जो सड़क है वहां पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं जो कल से जो बारिश हो रही है जिसके कारण सड़कों पे भी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि नगर निगम की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है ताकि इसका निदान हो सके। आप देख सकते हैं जो सड़क पे जो पूरी तरह से पानी जमा हुआ है उसे मशीनों के मार्फत एक जगह से दूसरी ओर बहाया जा रहा ताकि लोगों को आने जाने का समस्या ना हो। हालांकि सुबह से ही रांची की मेयर है वह विभिन्न जगहों पर निरीक्षण कर रही है ताकि जो समस्या है उसका समाधान हो सके। हालांकि बरसात से पहले यह चक्रवाती तूफान और बारिश की वजह से जो जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो नगर निगम के लिए कहीं ना कहीं यह देखने का जरूर मौका मिल रहा है कि कहां-कहां जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है ताकि बरसात में इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। मेयर खुद यहाँ पे हैं और जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ हैं, जितने लोग हैं वे सभी मिल के पानी को निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेयर से जानते हैं कि आखिर जो जल जमाव हो रहा है उसकी निदान कैसे हो पाएगी। मैडम, कई जगहों पे आज सुबह से ही आप घूम रहे हैं, किस तरह की स्थिति है? देखिए शहर अभी जिस तरह से यह तूफान आया है और लगातार बारिश चल रही है 2 दिनों से, और इससे रांची के लिए और रांची की जनता के लिए स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास भी, हम पीछे नहीं हटे हैं। हमारा एक प्लानिंग है
कि हमारा चारों जोन में डिसेंटरिंग मशीन के अलावा हमारा टीम पूरी लगी हुई है कि जहाँ जहाँ जल जमाव है, आपने देखा मोराबादी मैदान के पास चाहे अंतु चौक हो या आपका हरिहर सिंह रोड हो, सभी जगह क्लीन करवा करके आज रांची के कई जगहों पर हमने घूमा है और अभी अरगोड़ा चौक के पास आए हैं। तो अरगोड़ा चौक के पास रांची नगर निगम अपने प्रयास से नाला तो बना दिया और पानी निकासी का भी हम लोग ने एक निदान कर दिए, लेकिन विशेषकर आरसीडी का रोड है। आरसीडी के अभी इंजीनियर और इंजीनियरिंग चीफ सबसे हमारी बात हुई है और हमने कहा है कि अभी डिजास्टर का 3 दिन का बारिश में ये स्थिति है तो आने वाला बारिश में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए एक कलवर्ट का या पुल का निर्माण करेंगे, ह्यूम पाइप लगा करके आप बनाएंगे तो संभवतः मुझे लगता है कि पूरा बरसात में राहत मिलेगी। और इंजीनियरिंग चीफ ने अभी तुरंत उन्होंने निर्देश दिया है अपने जूनियर इंजीनियर को और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को कि वो तुरंत में इसका डिजाइन बना करके दे दे और इसका काम लगा दे ताकि बरसात में यहाँ दिक्कत ना हो और रोड को थोड़ा ऊंचा कर दे ताकि किसी तरह का दिक्कत ना हो, क्योंकि रांची नगर निगम की टीम पूरी तरह से लगी हुई है, चाहे गली हो या मोहल्ला हो, हर जगह मेरा जनप्रतिनिधि, हमारा पार्षद हो या अधिकारी, मेरा सुपरवाइजर, सफाई कर्मी, जोनल सुपरवाइजर, सभी लोग लगे हैं। हमने भी फील्ड पर निकल करके देख रहे हैं। तो हकीकत क्या है, सबके सामने में हमारा प्रयास है कि हम पानी को दूसरे जगह डंप कर सकते हैं और एक पाइप से खींच करके दूसरे पाइप में हम डाल सकते हैं तो उस नाला के माध्यम से निकासी हो जाएगी। लेकिन यहाँ आरसीडी के लिए सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये हरमू बाईपास है और लगातार यहाँ सरकार भी आती जाती रहती है, तो सरकार को तुरंत इस पर कार्रवाई और इनिशिएटिव लेना चाहिए और पुल का निर्माण करना चाहिए। स्थानीय पार्षद अरुण झा जी भी है हमारे साथ। अरुण जी, बरसात से पहले इस तरह की जो स्थिति उत्पन्न हुई है तो कितना मददगार होगा बरसात में आप लोगों का काम करने के लिए? देखिए, ये साइक्लोनिक रेन है, एकाएक बारिश आ रही है। हम लोग रांची शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने का प्रयासरत हैं। आप देख रहे हैं कि माननीय महापौर भी पूरे शहर में भ्रमण कर रही है। इतने बरसात होने के बावजूद भी जो जनता को किसी प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। जहां तक ये अरगोड़ा बाईपास का बात है, जो राजपथ बिरसा मुंडा राजपथ के नाम से जाना जाता है, इसमें लगातार हम लोगों ने उच्च पदाधिकारियों से संपर्क किया। जो आरसीडी द्वारा एक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कलवर्ट बनाने की बात है। रांची नगर निगम ने 2019 में ही 18 लाख की लागत से अपना बड़ा नाला इसको ड्रेन आउट करने के लिए बना रखी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारियों की आक्रमण्यता के चलते आज यहाँ ये स्थिति बना हुआ है। 2 दिनों से रांची नगर निगम प्रयास कर रही है, लेकिन ड्रेन आउट अभी तक हम लोग नहीं कर पाया। ये सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारियों को नेग्लिजेंसी के परिणाम स्वरूप राजपथ का ये हालत आज बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं सिर्फ एक कलवट की वजह से या जाम की स्थिति है, जो जल जमाव की स्थिति है। देखना होगा कि कब इस कलवट का निर्माण होता है और लोगों को इस जल जमाव से राहत मिलती है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यास तूफान को लेकर बिहार में अलर्ट जारी है। गंगा घाटों के किनारे बहुत तेज हवा चलनी शुरू हो गई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि गंगा घाट के किनारे कितनी तेज हवाएं चल रही और गंगा में लहरें भी उठनी शुरू हो गई है। लेकिन इसके बावजूद गंगा में नाव का परिचालन बखूबी जारी है, जो पूरी तरीके से लापरवाही है और इससे जानमाल की हानि हो सकती है। गौरतलब है कि बिहार सरकार ने गंगा में नाव के परिचालन पर रोक लगा दी है और खुले मैदान में लोगों के जाने पर भी रोक लगा दिया गया है। फिलहाल गंगा किनारे तूफान का असर दिखने लगा है। रांची जिला के बेड़ो ग्रामीण क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से उठे यास चक्रवात तूफान का व्यापक असर खेतों में लगी फसल पर पड़ा है। पिछले 36 घंटे रुक रुक कर बारिश हो रही और बारिश के कारण खेतों में जल जमा हो जाने से खड़ी फसल बर्बाद हो रहे हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति हुई है। किसानों का कहना है कि कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन के लगने से बाजार में सब्जी की कीमत नहीं मिलने से खेतों में तैयार फसल लौकी, खीरा, टमाटर, बैगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, तरबूज खेत में ही बर्बाद हो गए। खेत से तोड़कर बाजार लाने तक के खर्च नहीं मिलने के कारण मजबूरन खेत में तैयार फसल को छोड़ दिए थे। इधर दूसरी फसल किसान इस उम्मीद के साथ खेतों में लगाए थे कि लॉकडाउन खत्म होगा, बाजार की जो बाजार है वो खुलेगी तो सब्जी की अच्छी कीमत मिल जाएगी। जो यास चक्रवात ने बारिश ने पानी ने किसानों की उम्मीद पर पानी फेर दिया।
इधर किसानों का कहना था कि पिछले महीनों हमने लैंपस में धान बेचे थे और उसकी भी रुपए अभी तक नहीं मिली है। किसानों ने सरकार से बारिश से फसल क्षति की आकलन का विशेष के पैकेज का यानी पैकेज के तहत मुआवजा दिया जाए। मैं काफ़ी त्रस्त हूँ। इससे पहले भी मैंने खीरा, करेला और लगाया था, जो फसल बिक्री नहीं होने के कारण पूरी नष्ट हो चुकी है। और मैं लेम्स में भी, बेड़ो लेम्स में 45 क्विंटल धान दिया था, जिसका अभी तक मुझे यास तूफान के बाद दूसरे दिन हर तरफ तबाही का मंजर दिखने लगा। नदियों का जलस्तर बढ़ जाने से लोगों के घरों में पानी घुस गया, जहां तक कि सड़कों में भी कमर तक पानी पहुंच गया। कोल्हान रेंज के डीआईजी आवास के पास भी कमर के बराबर पानी भर गया और गांधी टोला अवस्थित रोरो नदी के साथ साथ जिले के अन्य गांव में भी पानी कमर के बराबर पहुंच गया और कई घरों में पानी इस हद तक चला गया कि लोगों के घर में रहना दुश्वार हो गया। यास तूफान ने झारखंड में दस्तक दे दी और उसका असर कोल्हान में दिख रहा। उड़ीसा पश्चिम बंगाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में इस तूफान ने तूफान मचाना शुरू कर दिया है। जोरदार आंधी के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। हालांकि मौसम विभाग और जिला प्रशासन ने पहले ही अलर्ट कर दिया था यह चक्रवाती यास तूफान को लेकर। तो वही बंगाल से उठे चक्रवाती यास तूफान का असर देखने को मिल रहा। साहिबगंज में भी जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हमारे जिले में भी एक्सपेक्टेड है कि तेज बारिश होने का चांसेस है। हवा भी अभी तक तो खैर चेतावनी नहीं है, पर चक्रवात का है, किधर भी घूम सकता है। उसको देखते हुए हम लोगों ने पूरी जो एडवाइजरी है वो पालन करने के लिए हम लोगों ने, जितना हमारा सदर अस्पताल है उसमें जो भी जनरेटर्स हैं उनका फ्यूल एडवांस हम लोगों ने मंगा के रख लिया है। साथ ही साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी हम लोग के पास 200 से ऊपर है। राजमहल अस्पताल में ज़्यादा पेशेंट नहीं है, फिर भी वहाँ पर हम लोगों ने सिलेंडर्स की व्यवस्था कर ली है। चक्रवाती तूफान यास जैसे जैसे झारखंड में आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसका असर भी बढ़ता जा रहा है। सिमडेगा में तूफान ने अपना रौद्र रूप दिखाकर गरीबों को बेघर किया, रास्ते जाम किए। तूफान यास के असर से सिमडेगा में लगातार हो रही बारिश ने जहां तापमान में गिरावट की, वहीं बारिश ने तबाही भी मचाई है। आरा से खबर, पिकअप वैन और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। बारात से लौट रहे थे बैंड पार्टी के लोग और चरपोखरी थाना क्षेत्र के डेवरी महावीरगंज के समीप यह हादसा हुआ। अररिया जिले के सिमराहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बोकड़ा में सरकारी भूमि के बंदोबस्त विवाद को सुलझाने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह बुरी तरह से घायल हो गए। हमले में दरोगा के हाथ की उंगली टूट गई। घायल दरोगा अनिल कुमार सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरकार मकान बना रहा था, तो जिसके नाम से बंदोबस्ती है वो रुकने के लिए गया सर, तो रुकने के लिए पुलिस को उसी के मार के घटनास्थल में पुलिस को कॉल किया। पुलिस गया तो बीच बचाव में पुलिस के ऊपर ही लाठी चार्ज कर दिया और उसी में पुलिस का हाथ भी घायल हो गया। गोपालगंज में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने के लिए रोज नए कार्य किए जा रहे हैं और इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। बावजूद भी इसके कुछ स्वास्थ्य कर्मियों की वजह से जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू रूप से बहाल नहीं हो पा रही है। मामला हथुआ अनुमंडल के मटियानी माधव स्वास्थ्य उपकेंद्र का है। दिन से बंद पड़ा है, यहाँ पर कोई डॉक्टर कोई भी नहीं आता है। हम लोग को कुछ भी होता है तो हम लोग हथुआ जाते हैं हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। कुछ भी होता है यहाँ पे बहुत दिन से कोई आ ही नहीं रहा है, ना कोई डॉक्टर आ रहा है, ना ही कोई नर्स आ रही है। आप देख सकते हैं बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन दरवाजा बंद है। फिर मुंगेर के पूरब सराय यूपी के में 200 मीटर की दूरी पर शाहजूबेर रोड के सामने सड़क किनारे एक मृत नवजात बच्चा का फेंका हुआ मिला बच्चा, और इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बच्चा यानी मृत बच्चा किसी अज्ञात लोगों के द्वारा कहीं चलाकर यहां फेंक दिया गया है, क्योंकि बच्चा एक पॉलिथीन में पड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी और पूरब सराय पुलिस के द्वारा बच्चे को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
कटिहार के कुरसेला थाना क्षेत्र में 25 मई को हुई लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने लूटकांड में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 25 मई को अपराधियों ने सीएसपी संचालक अजय मंडल से बैंक से रुपए निकासी कर लौटने के दौरान 1,47,500 रुपए लूट लिया था। घटना की सूचना के तुरंत बाद पुलिस ने घेराबंदी कर छापेमारी शुरू कर दी। आरक्षी अधीक्षक ने कहा कि वारदात के क्रम में अपराधियों से नोकझोंक के दौरान एक अपराधी बास्की मंडल के उंगली पर अजय ने दांत से काट लिया था और हाथ की उंगली पर दांत काटने और अजय द्वारा शोर मचाने पर लोगों को जमा होते देख जिस मोटरसाइकिल से तीनों अपराधी वारदात को अंजाम देने आए थे वह मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगे। पुलिस की घेराबंदी के दौरान जब संदेह के आधार पर बास्की मंडल को पकड़ा गया तो उसके हाथ में उंगली में दांत से कटे निशान से खून बह रहा था। और इसी आधार पर जब बास्की मंडल पर दबाव बनाया गया तो अन्य 2 अपराधी जो इस घटना में शामिल थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस कांड में शामिल बास्की मंडल जिनके हाथ में जख्म भी है उनको गिरफ्तार किया गया और कांड का उद्भेदन किया गया। और इसमें शामिल 2 अन्य अपराधी पंकज मंडल और संजय मंडल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है तथा लूटा हुआ 46,700 रुपया, एक देसी कट्टा, एक गोली, बैग जिसमें इनका लेनोवो का लैपटॉप था, कंप्यूटर हैंडबुक, इनका पहचान पत्र और भी जो भी कागजात थे वो सब बरामद कर लिया गया। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार। बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल अब सिर्फ एक क्लिक पर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खतरनाक यास तूफान उड़ीसा के बालासोर के पास तट से टकराने के बाद इसका लैंडफॉल हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि लैंडफॉल होने के बाद यह तूफान कमजोर होता जाएगा। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि इस तूफान के लैंडफॉल हो जाने से बिहार झारखंड के लिए एक अच्छी बात यह है कि यहाँ हवा बहुत ज़्यादा तेज नहीं होगी, आंधी तूफान होगा, कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लगातार ये तूफान बिहार और झारखंड की तरफ बढ़ रहा है। झारखंड के कई जिले, बिहार के कई जिले में 27-28 तारीख को भारी से सामान्य बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ कई जिलों में तेज आंधी तूफान, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारियों का ये भी कहना है कि लगातार इस तूफान की एक्टिविटी पर विभाग के अधिकारी नज़र रखे हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में कल 27 तारीख के बाद ये तूफान आएगा और आने के बाद निश्चित तौर पर कई जिले में भारी बारिश होगी, जिसमें पटना जिला भी शामिल है। तो वो 27 तारीख को मतलब कि अधिकांश जिलों में हल्की सी मध्यम वर्षा हो सकती है और 1-2 जिलों में जैसे कि अधिकांश वेस्ट बिहार और नॉर्थ बिहार के जो ज़िले हैं उसमें कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है 1-2 स्थानों पर। और 28 तारीख की बात करें तो सेम तरीके से कहें तो सिर्फ जो साउथ बिहार और जो कुछ ज़िले हैं जो पटना के सराउंडिंग वाले ज़िले हैं वहाँ 1-2 जगहों पे हैवी रेन हो सकती है और उसके साथ साथ जो नॉर्थ बिहार, एक्सट्रीम नॉर्थ बिहार है वहाँ कहीं कहीं हैवी रेन हो सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने कशिश न्यूज़ को बताया कि इस तूफान के कारण बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। हमने लोगों से कहा है कि आप घरों में रहें, बहुत ज़रूरत पड़े तो घरों से बाहर ना निकले, खेतों में ना जाएं, खुले आसमान के नीचे ना रहें, पेड़ के नीचे ना रहें, क्योंकि इससे जान माल का काफ़ी खतरा है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि इस तूफान के धीरे धीरे बिहार और झारखंड की तरफ बढ़ने के साथ ही ये कमज़ोर होगा और कमज़ोर होने के साथ ही निश्चित तौर पर इसका लैंडफॉल हो जाने के कारण बिहार के कई जिलों में बारिश होगी। लेकिन
बहुत ज़्यादा जिलों में भारी बारिश की संभावना नहीं है। कई जिलों में सामान्य बारिश होगी और आंधी तूफान होगी और वज्रपात भी होगा। फिलहाल मौसम विभाग के अधिकारी पूरी तरह से कह सकते हैं कि इस तूफान के हर एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने यह भी बताया कि इस तूफान के लैंडफॉल हो जाने के कारण बंगाल और उड़ीसा में भारी बारिश हो रही है। उसका असर बिहार में आज सुबह से ही देखने को मिला है। बिहार में कई स्थानों पर कह सकते हैं कि उत्तर और दक्षिणी कई जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है। फिलहाल देखना होगा कि कल इस यास तूफान का असर बिहार में कितना हो पाता है। लेकिन इतना तो तय है, यास तूफान 27-28 तारीख को बिहार के कई जिलों में निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि तेज़ हवा के साथ बारिश, वज्रपात के साथ कहीं न कहीं भारी तबाही तो नहीं लेकिन तबाही ला सकती है। फिलहाल मौसम विभाग के अधिकारियों ने इस पूरे मामले में आपदा प्रबंधन विभाग और राज्य सरकार को अलर्ट भेजा है। मरगूब आलम, कशिश न्यूज़, पटना। बिहार सरकार के आदेश के बाद जिले के सभी प्रखंडों में चौलन वैक्सी बांध का जो है हरी झंडी